हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, ठीक है। इस पेपर से कई सारे क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो हिंदी के पेपर भी। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, कौन सी है। यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद इसका जो राइट ऑप्शन होगा उसको देखेंगे। फर्स्ट अशोक के फूल, सेकंड यहाँ पर बनमाला, और थर्ड दी गई है चिंतामणि। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है विद्या सुंदर। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो यहाँ पर अशोक के फूल जो ऑप्शन दिया गया है ये तो आपका रॉन्ग ऑप्शन है ही, आपको भी पता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। बनमाला जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। 4 नंबर पर ऑप्शन है विद्या सुंदर, ये ऑप्शन भी आपका कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है चिंतामणि। ध्यान रखना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना क्या है, चिंतामणि। अगर इस तरह से आपको ऑप्शन मिलते हैं तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चिंतामणि, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के साहित्यकार हैं। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के साहित्यकार हैं? भारतेंद्र युग के, शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, और इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया गया है आधुनिक युग के। आपको यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के साहित्यकार हैं। तो ये किस युग के साहित्यकार हैं? पहले देखिए लास्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग है या फिर राइट है। 4 नंबर पर हमें ऑप्शन क्या मिला है, आधुनिक युग के, और थर्ड नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है कि द्विवेदी युग के। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिला है शुक्ल युग के, और फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि भारतेंद्र युग के। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा द्विवेदी युग के। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस युग के साहित्यकार हैं? द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं, ठीक है। तो गाइस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको आप यहीं पर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे, या फिर भूषण। नेक्स्ट ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, और 4 नंबर पर हमें ऑप्शन में मिली है महादेवी वर्मा जी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन हैं। तो महादेवी वर्मा जी प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन है। सुमित्रा नंदन पंत ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। और सेकंड नंबर पर हमें ऑप्शन क्या मिला है, भूषण, और फर्स्ट नंबर पर हमें यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है, फर्स्ट नंबर पर हमें ऑप्शन में दिए गए हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे। तो आपको बताना है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया है यही ऑप्शन हो जाएगा राइट, यानी प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे जी हैं। याद हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि रीतकाल का दूसरा नाम है। तो रीतकाल का दूसरा नाम क्या है? पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर है श्रृंगार काल, नेक्स्ट यहाँ पर है भक्ति काल, और अगला ऑप्शन है कि व्याकरण काल, एंड गाइस नेक्स्ट है कि काव्य शास्त्र काल। आपको यहाँ पर बताना है कि रीतकाल का दूसरा नाम है। तो रीतकाल का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन श्रृंगार काल, ठीक है, और भक्ति काल, और इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, व्याकरण काल, और एंड में हमें ऑप्शन मिला है कि काव्य शास्त्र काल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? और जो भी गाइस यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे इस तरह से आपको वीडियो को देखना है कि ये क्वेश्चन यहीं पर अच्छे से आपके सारे ही क्वेश्चन क्लियर हो जाए, दोबारा आपको पढ़ने ना पड़े, ठीक है। एक बार याद नहीं होते तो वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए। तो रीतकाल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? श्रृंगार काल। याद रखना कि रीतकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल। अगला क्वेश्चन
कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है सन 1910 ईस्वी में, अगला ऑप्शन है सन 1915 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है सन 1912 ईस्वी, एंड इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सन 1916 ईस्वी में। तो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ। 1916 जो ऑप्शन मिला है एंड में रॉन्ग ऑप्शन है। 1912 जो ऑप्शन है ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया है, 1915, और फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया है, 1910। तो 1915 जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। तो ध्यान रखना कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ था, सन 1910 ईस्वी में डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म हुआ था। कब हुआ था, सन 1910 ईस्वी में, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, अजंता के लेखक कौन है। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अजंता के लेखक कौन है। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन में मिले हैं प्रेमचंद्र, इसी तरह से सेकंड नंबर पर ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड नेक्स्ट हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन में कौन दिए गए हैं, 4 नंबर पर ऑप्शन में दिए गए हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। आपको यहाँ पर बताना है कि अजंता के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर पर है प्रेमचंद्र, रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड नंबर पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी हो जाएगा आपका रॉन्ग ऑप्शन, और राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय अजंता के लेखक हैं। अजंता के लेखक कौन है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। आई होप जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं अच्छे से आप क्लियर भी इनको साथ ही साथ करते चल रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिया गया कि दोहा छंद विपरीत छंद होता है। दोहा किसका विपरीत होता है, सोरठा का या फिर चौपाई का, नेक्स्ट ऑप्शन है रोला का, और 4 नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है कुंडलियाँ। आपको बताना है कि दोहा छंद विपरीत छंद होता है। तो दोहा किसका विपरीत है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन रोला दिया गया, ये आपका रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन चौपाई दिया गया है, आई थिंक ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन सोटा दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। दोहा छंद विपरीत किसके होता है, कुंडलियों के। तो आपको ध्यान रखना अगर इस तरह से दिया जाए कि दोहा छंद विपरीत है किसके है, कुंडलियों के विपरीत है दोहा छंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पुष्प की अभिलाषा कविता किस काव्य संकलन में संकलित है। आपको बताना है कि पुष्प की अभिलाषा किस काव्य संकलन में संकलित है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद जो आपका राइट ऑप्शन होगा उस पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता किस काव्य संकलन में संकलित है। फर्स्ट 4 नंबर पर ऑप्शन है बंधन सुख में, 3 नंबर पर ऑप्शन है युग चरण में, और सेकंड ऑप्शन है हिमत रंगिनी में, और फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है साहित्य देवता में। तो पुष्प की अभिलाषा कविता किस काव्य संकलन में संकलित है, यहाँ पर आपको बताना है। तो 4 नंबर पर जो ऑप्शन है बंधन सुख में, रॉन्ग ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है युग चरण में, तो कैसा हो जाएगा, युग चरण भी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ध्यान रखना पुष्प की अभिलाषा किस काव्य संकलन में संकलित है, तो युग चरण में, ठीक है, युग चरण में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और ये क्वेश्चन गाइस कई बार पूछा गया है कि मुक्तिदूत खंड काव्य में कितने सर्ग है। तो मुक्तिदूत खंड काव्य में कितने सर्ग है, ऑप्शन देखिए। फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन में है 4, सेकंड दिया गया है 5, और नेक्स्ट ऑप्शन है 6। इसके बाद अगला ऑप्शन है कि 7। आपको यहाँ पर बताना है कि मुक्तिदूत खंड काव्य में कितने सर्ग है। 7 जो ऑप्शन आपको मिला है तो कैसा हो जाएगा,
पहले देखिए 4 जो ऑप्शन मिला है आपका यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। 5 जो ऑप्शन मिला है ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। और थर्ड नंबर पर ऑप्शन दिया गया है 6 और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 7। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा वो बताना है कि मुक्त दूत खंड काव्य में कितने सर्ग होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 7। मुक्त दूत खंड काव्य में कितने सर्ग होते हैं? 7 सर्ग होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है कि छायावाद काव्य की एकमात्र कवित्री है। छायावाद पूछा गया है, तो छायावाद काव्य की एकमात्र कवित्री कौन है? 4 नंबर पर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और तीसरे नंबर यानी थर्ड नंबर पर ऑप्शन है सुमन जी। सेकंड नंबर पर है मीराबाई जी और फर्स्ट है महादेवी वर्मा। हम सबको पता है कि छायावाद काव्य की जो एकमात्र कवित्री है वो है महादेवी वर्मा। ठीक है, छायावाद काव्य की एकमात्र कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया गया है कि काव्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन में पहले दिए गए हैं 2 एंड इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन है 4 और पांचवा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिला है 5। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? 5 जो ऑप्शन है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। 4 जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी आपका कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे नंबर पर ऑप्शन है 3 और फर्स्ट नंबर पर है 2। तो हम सबको पता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। ठीक है, यानी यहाँ पर जो 2 ऑप्शन आपको दिया गया है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है कि तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन रूप है। तो तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन रूप क्या है? सा, एतद, तत् या फिर शा। तो तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन रूप क्या हो जाएगा? और गाइस देखिए इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट वीडियो भी देखोगे, उस पर पहले हम देखेंगे एक आपका मॉडल पेपर का इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। उसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आगे जो आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको बीच में स्किप नहीं करना है। तो तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन हो जाएगा शाह। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न में गाइस यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया गया है उसको देखिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है। ठीक है, तो कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर है प्रेमचंद्र, इसके बाद सेकंड नंबर पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नेक्स्ट है अमृत राय और ऑप्शन नंबर 4 में है हरिवंश राय बच्चन। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कलम का सिपाही के रचनाकार कौन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन मिला है ये रॉन्ग है और थर्ड जो आपका ऑप्शन है अमृत राय, यही आपके हो जाएंगे कलम का सिपाही के रचनाकार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है सरस्वती किस युग की पत्रिका है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए सरस्वती किस युग की पत्रिका है। फर्स्ट ऑप्शन है भारतेंदु युग, इसी तरह से सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है छायावाद युग, नेक्स्ट है छायावाद उत्तर युग, इसके बाद गाइस अगला ऑप्शन है द्विवेदी युग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका है। तो सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका है? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है भारतेंदु युग और सेकंड ऑप्शन क्या है? छायावाद युग और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है छायावादेतर युग और नेक्स्ट में यहाँ पर दिया गया है द्विवेदी युग। तो इनमें आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका है? द्विवेदी युग की। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देखिए। नेक्स्ट है कि भूषण किस युग के कवि हैं। तो भूषण किस युग के कवि हैं, यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है आदिकाल, सेकंड ऑप्शन है रीतकाल, थर्ड ऑप्शन है भक्तिकाल, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है आधुनिक काल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भूषण किस युग के कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया गया है, आधुनिक काल। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, भक्तिकाल। दूसरा ऑप्शन है रीतकाल और फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है आदिकाल। तो रीतकाल जो ऑप्शन दिया गया है सेकेंड नंबर पर, यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भूषण किस युग के कवि हैं, रीतकाल के। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि भूषण रीतकाल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से महाकाव्य है, कौन सा महाकाव्य है, साकेत या फिर भारत भारती, झंकार और नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको बताना है कि महाकाव्य कौन सा है। तो इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन दिया गया ये आपका गलत ऑप्शन है। झंकार जो ऑप्शन दिया गया है ये भी यहाँ पर आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन। और सेकंड नंबर पर ऑप्शन क्या मिला है, भारत भारती, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा साकेत। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से महाकाव्य, तो महाकाव्य क्या हो जाएगा, साकेत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है कौसानी, सेकंड है नैनीताल और थर्ड ऑप्शन है श्रीनगर एंड इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया गया है, पौड़ी। तो आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ श्रीनगर जो ऑप्शन दिया गया है रॉन्ग ऑप्शन है। नैनीताल यहाँ पर जो ऑप्शन मिला है ये ऑप्शन भी आपका कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और फर्स्ट नंबर पर कौसानी ऑप्शन मिला है और 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है पौड़ी। ठीक है, तो इनमें आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, कौसानी में। ठीक है, पौड़ी जो ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है। राइट ऑप्शन हो जाएगा कौसानी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कौसानी में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि आज का तत्सम है। ठीक है, तत्सम पूछा गया है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो आज का तत्सम है फर्स्ट ऑप्शन है अद, सेकंड ऑप्शन है अज और थर्ड ऑप्शन है आद और नेक्स्ट ऑप्शन है अग्र। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि आज का तत्सम है। तो 4 नंबर पर यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिला है अग्र, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। राइट ऑप्शन हो जाएगा अद। आज का तत्सम क्या हो जाएगा, अध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। ऑप्शन देखिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर निषेधात्मक वाक्य। आपको यहाँ पर बताना है कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा वो आपको बताना है। तो 4 नंबर पर ऑप्शन क्या मिला है, निषेधात्मक वाक्य, कैसा हो जाएगा, राइट ऑप्शन है या फिर रॉन्ग ऑप्शन है। थर्ड नंबर पर है मिश्र वाक्य, सेकंड नंबर पर है संयुक्त वाक्य, नेक्स्ट है सरल वाक्य। तो 4 नंबर पर जो है निषेधात्मक वाक्य, यही आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थान वचन क्रिया विशेषण है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देखिए। तो स्थान वाचक क्रिया विशेषण है, क्या है, प्रतिदिन, आसपास, बहुत या फिर स्वयं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। तो क्या दिया गया है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। 4 नंबर पर ऑप्शन क्या मिला है, स्वयं। तीसरा ऑप्शन क्या है, बहुत
और दूसरा ऑप्शन है आसपास। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है प्रतिदिन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आसपास। क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब यहाँ पर देखिए, खंड बा में जो आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, खंड आ में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उनको आप देख चुकी हो। क्वेश्चन आपका दिया जाता है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये आपका जो गद्यांश दिया गया है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो पहले इस गद्यांश को पढ़ लीजिए। गद्यांश आपका किस चैप्टर से लिया गया है वो पहले आपको यहाँ पर जानना है। ठीक है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें बेगुण हो। चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है और निर्बल बलि का धीर उत्साही का। ठीक है, तो ये किससे लिया गया है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस चैप्टर से ये गद्यांश यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो मित्रता यहाँ पर जो दे दिया गया शब्द इसी से आप समझ गए होंगे किस चैप्टर से लिया गया है। इससे रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो पहले यहाँ पर पहले का आंसर देख लीजिए, संदर्भ। आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है यानी लिया गया है, और इसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जब आपने इस गद्यांश को पढ़ा और यहाँ पर आपको सब दिख गया मित्रता, अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो अच्छे से आप यहाँ पर इसका आंसर कर सकते थे। अब ये नहीं है कि अगर यहाँ पर ये दिया गया तो यही आपका पेपर में आ जाए। तो जो भी आपके चैप्टर दिए गए गद्यांश उन सबको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, किसी भी चैप्टर से आपका गद्यांश लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो आपका दिया गया था, तो पहला प्रश्न क्या था कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जब आप संदर्भ पहले हेडिंग डालोगे वो आपको ब्लैक पेन से डालिए, और यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड, ये भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। कि मित्रता नामक पाठ से, तो मित्रता भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। नामक पाठ से उद्धृत यानी लिया गया, इसके लेखक कौन है? अगर आपको एकदम सही ढंग से पता है कि ये जो गद्यांश है उस चैप्टर से लिया गया है और इसके जो राइटर है वो कौन है, अगर आपको सही पता है तो वो आपको ब्लैक पेन से ही लिखनी है। अगर आपको नहीं पता कि किस चैप्टर से लिया गया, ऐसे ही आप वहाँ पर चैप्टर का नेम और ऐसे ही अगर आप डालते हो तो वहाँ पर गाइस आपको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है। ठीक है, सही ढंग से पता है कि चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, तो फिर आपको एकदम अच्छे से संदर्भ वहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे और 2 या फिर 3 क्वेश्चन और दिए जाते हैं उस गद्यांश से रिलेटेड। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको और दिए गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे? रेखांकित अंश की व्याख्या। अब गाइस ये आपको वहाँ पर मिस्टेक नहीं करना। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाती है तो जितने में आपकी लाइन खिंची है उसी की आपको वहाँ पर व्याख्या करनी है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से या फिर जहाँ पर लाइन नहीं है वहाँ से अगर आप व्याख्या करते हो तो फिर उसी तरह से आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो जो पूछा गया है क्वेश्चन में वही आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश कितना है कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इतने की यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए आपको किस तरह से करनी है। आप हेडिंग डालोगी रेखांकित अंश की व्याख्या, एंड इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि समाज में ऐसी प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है कि कुछ लोग भिन्न स्वभाव और रुचि के लोगों के प्रति आकर्षित होकर उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य का यह स्वाभाविक गुण है कि जो वस्तु उसे प्राप्त नहीं हो पाती, ठीक है, उसकी पूर्ति के लिए बाहर भटकता है। तो जो आपका रेखांकित अंश वहाँ पर दिया गया था उतने की आपको व्याख्या इस तरह से वहाँ पर करके आनी है। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या एक बार दोबारा से देख लीजिए। आप लिखोगे समाज में ऐसे प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है कि कुछ लोग भिन्न स्वभाव और रुचि के लोगों के प्रति आकर्षित होकर उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य का यह स्वाभाविक गुण है जो कि जो बस उसे नहीं मिल पाती है उसकी पूर्ति के लिए बाहर भटकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्यों
या फिर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। पहला जो क्वेश्चन था संदर्भ देख लिया, रेखांकित अंश की व्याख्या देख ली। तीसरा प्रश्न व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो जैसे 3 या फिर 4 आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते, 2 क्वेश्चन दिए जाते। पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर जो गद्यांश आपको दिया गया उससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन और दे दिए जाएंगे। यहाँ पर एक ही रखा गया है। ठीक है, तो वो जो इसका जो जैसे आंसर आपको लिखना है, जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, गद्यांश आपको पढ़ना है, वहीं पर आपको मिल जाएंगे उसके आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर उसकी विविधता देखकर आकर्षित होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था क्या देखकर आकर्षित होते हैं, तो आप आंसर में यहाँ पर लिखोगे, गद्यांश आप पढ़ोगे तो वहीं पर इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया था, तो इसमें आंसर में आप लिखोगे कि एक व्यक्ति एक दूसरे की ओर उसकी विविधता यानी भिन्नता को देखकर आकर्षित होती है। रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरह से करनी है, संदर्भ किस तरह से लिखना है, उन सबको आपने देख लिया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो जैसे गद्य में आपको दिया गया है तो 2 गद्यांश वहां पर आपको दिए जाएंगे। अब इसी तरह से पद्य में ऐसे कौन कौन से आपके चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सूरदास के जो पद हैं वो आपको सही ढंग से इनके जो पद दिए गए हैं उनकी जो व्याख्या है आपको सही ढंग से देखनी है। ठीक है, और दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी जो इन्होंने लिखा है पुष्प की अभिलाषा, इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, ये इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इनसे आपका पद्यांश रखा जा सकता है। तो 2 दिए जाएंगे जिनका सही ढंग से वहाँ पर आपको पता हो कि ये इस चैप्टर से लिए गए, इनके रचयिता ये हैं, तो वही आपको वहाँ पर चूज करके लिखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये जो आपका गद्यांश है यहाँ पर आप देख सकते हो, अस्माकं संस्कृता सदा गतिशीला वर्तते, और यहाँ से लेकर आचार्य दृढ़ता चेति। तो यहाँ तक जो आपका गद्यांश दिया गया है उसकी यहाँ पर व्याख्या करके आपको बताई गई, जो आपका चैप्टर है भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ किस तरह से, आप ये जो गद्यांश पूरा यहाँ पर नहीं लिखकर बताया गया, आप बुक में देख लीजिए, उसकी व्याख्या किस तरह से करनी है वो आपको बताया गया है। तो पहले आप संदर्भ लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के, ठीक है, संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। और जब गद्य में आपका दिया जाए गद्यांश तो वहाँ पर संदर्भ किस तरह से लिखना था कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के, और अगर पद्यांश दिया गया है पद्य से तो पद्य खंड के, और यहाँ पर संस्कृत खंड से दिया गया है तो पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी में अनुवाद आप किस तरह से करोगे, आप करोगे कि हमारी संस्कृत सदा गतिशील है, अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। इसके बाद मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधारा को स्वीकार करती है। आप बुक से पढ़िए वो जो आपका गद्यांश है तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और नई शक्ति प्राप्त करती है, यहाँ हठ धर्मता नहीं है, जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता में निहित है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर है भारतीय संस्कृत, और उसमें जो ये आपका गद्यांश दिया गया अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते कहाँ, और यहाँ तक आचार्य दृढ़ता चेति, तो आपको ये बुक में देख लेना है। उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद किस तरह से करना है, संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, ये यहाँ पर आपने देख लिया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन वहाँ पर क्या दिया जाता है उसको देख लीजिए। संदर्भ आपको वहाँ पर लिखना ही है तो एकदम देख लीजिए किस तरह से वहाँ पर लिखना है। आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के, अब जिस भी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, उसका यहाँ पर आपको नेम लिखना है। उसके बाद नामक पाठ से उद्धृत है।
इस तरह से वहाँ पर आप संदर्भ लिखोगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन इसके बाद क्या पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब पद में आपके कौन कौन संस्कृत खंड में पद में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है। पहला जीवन सूत्राणि, इसको आपको देख लेना है, इसकी व्याख्या। और दूसरा अन्योक्ति विलासा, ये आपको सही ढंग से पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि संस्कृत में गद्य में कौन सा चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, पद में किससे आपका पद्यांश लिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर वहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया जाएगा उसको देख लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया जाता है, अब उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे गद्य में, ठीक है। तो गद्य में कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिनके जीवन परिचय इस बार पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट जयशंकर प्रसाद, सेकंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल, थर्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो इनके एकदम सही ढंग से आपको क्या करना है, जो जीवन परिचय हैं आपको सही ढंग से तैयार कर लेने हैं, ये इम्पोर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गाइस, अब यहाँ पर देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इनका जीवन परिचय लिखकर आपको बताया यहाँ पर दे दिया जा रहा है कि किस तरह से वहाँ पर आपको इनका जीवन परिचय लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वहाँ पर आप हेडिंग डालोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। अगर जीवन परिचय पूछा जाता है तो अगर साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा तो आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय। और फिर साहित्य में इन्होंने क्या क्या किया है वो वहाँ पर आपको लिखना है। पहले आपको एक छोटा सा ब्रैकेट बनाना है, उसमें लिख देना है जन्म कब हुआ, इनका जैसे लेखक का नाम क्या है, माता पिता का क्या नाम है, कहाँ जन्म स्थान क्या है, मृत्यु कब हुई, ये सब आपको एक ब्रैकेट में लिख देना अगर साहित्यिक परिचय पूछा जाए। उसके बाद डायरेक्ट साहित्य में इन्होंने क्या किया है, जो साहित्यिक परिचय दिया जाता है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय किस तरह से आप लिखोगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए गद्य में ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनके जीवन परिचय इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो पहले हम इनका पूरा जीवन परिचय देख लेते हैं कि वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे, ठीक है। इसके बाद जो आगे का आपका पेपर है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो फर्स्ट आपको इस तरह से हेडिंग डाली है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 में। और जब वहाँ पर आप सन डालोगे तो ये गाइस आपको ब्लैक पेन से लिखनी है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अगुना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इसके बाद आप लिखोगे कि FA यानी इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए, ठीक है। क्या लिखना है कि स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसके बाद आपको लिखना है कि हिंदी के प्रकांड पंडित सन 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद आगे आप लिखोगे कि हिंदी साहित्य में शुक्ल जी के द्वारा लिखे हुए साहित्यिक एवं मनोविकार संबंधी निबंधों का अपना विशिष्ट महत्व है। इन्होंने शैक्षिक, दार्शनिक, आप लिखोगे इन्होंने शैक्षिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, संस्कृत आदि कृतियों का अनुवाद किया।
कृतियाँ शुक्ल जी की कृतियाँ निम्नलिखित है, हेडिंग डालोगे कृतियाँ, फिर आपको लाइन लिखनी है शुक्ल जी की कृतियाँ निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे निबंध शुक्ल जी के भाव प्रधान तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार की रचना की है। इनके निबंध संग्रह चिंतामणि तथा विचारवीत नाम से प्रकाशित हुए। तो निबंध हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से लिखना है, निबंध कौन कौन से हैं, निबंध संग्रह चिंतामणि तथा विचारवीति, ठीक है, नाम से प्रकाशित हुए। इसके बाद आप आलोचना में लिखोगे रश्मिमास त्रिवेदी, सूरदास। इतिहास में लिखोगे हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादन में तुलसी ग्रंथावली, जयश्री ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरिक प्रचार पत्रिका, और फिर आप हेडिंग डालोगे अन्य। इसमें आप लिखोगे इनके अतिरिक्त शुक्ल जी ने अभिमन्यु वध काव्य तथा 11 वर्ष का समय कहानी लिखी तथा अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद भी किए। तो इस तरह से आप वहाँ पर लिख कर आओगे। अब जैसे यहाँ पर आलोचना लिखा है तो ये आपको गाइस वहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है आलोचना, और फिर इसमें आलोचना में इन्होंने क्या क्या लिखा है वो आपको बताना है। इतिहास हेडिंग डालोगे ब्लैक पेन से, फिर इतिहास में क्या है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादन, तुलसी हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है संपादन, और इसमें क्या लिखा है तो वो आपको लिख देना है, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तो आप ये पहले ही देख चुके हो, तो इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डालनी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका नाम क्या है, शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, ये सब, पिता का नाम क्या है, ये सब आपको लिखना है। अगर आपको बिल्कुल करेक्ट पता है कि इनका ये नाम है, इनकी जन्म कब हुआ, सन आपको एकदम सही पता है, तो वहाँ पर ये आप गैस ब्लैक पेन से लिखोगे। इनके पिता का नाम क्या है ये भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, ठीक है। इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। अब जैसे आप लिखो कि हिंदी के प्रकांड पंडित सन 1941 में स्वर्ग सिधार गए, तो जब ये आप सन लिखोगे ये भी आपको ब्लैक पेन से लिखनी है। कृतियाँ शुक्ल जी की कृतियाँ निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं, तो कृतियाँ जब आप हेडिंग डालोगे ये भी आपको वहाँ पर ब्लैक पेन से ही हेडिंग डालनी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इस तरह से अगर आप जीवन परिचय का इस तरह से लिख कर आते हो जिस तरह से यहाँ पर बताया गया, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ही देकर जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो पद्य में कौन कौन से ऐसे कवि हैं जो इम्पोर्टेंट है जिनके जीवन परिचय, पहले बिहारी लाल, नेक्स्ट सुमित्रानंदन पंत, अगले यहाँ पर है मैथिली शरण गुप्त, एंड नेक्स्ट है महाकवि सूरदास। तो बिहारी लाल, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त और नेक्स्ट महाकवि सूरदास। तो ये जो आपके लेखक हैं पद्य में, इनके आपको जीवन परिचय एकदम सही ढंग से तैयार कर लेनी है, ठीक है। अब गाइस इसके बाद आगे का यहाँ पर पेपर देखते हैं। तो गाइस ये आपका सेकंड पार्ट है वीडियो का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख लीजिए। नहीं तो गाइस आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकेंड पार्ट है, और इसके आगे का जो आपका खंड आ कर दिया जाता है पेपर, उसका भी आपको फुल सॉल्यूशन दिया गया है। तो गाइस आप उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। ये आपका जीवन परिचय से जो आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, वहाँ से आगे का जो पेपर है उसका यहाँ पर फुल सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन कौन सा आस्क किया जाता है उसको देख लेते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पद्य में कौन कौन से आपके कवि हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में जिनके जीवन परिचय आस्क किए जा सकते हैं, तो वो यहाँ पर आपने देख लिए, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे क्वेश्चन क्या दिया जाता है अब उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो आपको 2 श्लोक ऐसे याद कर लेने हैं, ठीक है। तो पहला आप ये याद कर लीजिए, अब्दो दूरगामी च साचरो नाचर पंडितः अमुखा स्फुट वक्ता च यो जनाति सा पंडितः। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको तैयार कर लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए। एक ही चैप्टर से आपको 2 श्लोक नहीं याद करने, अलग अलग चैप्टर से याद कर लीजिए, और जो प्रश्न पत्र में आपको वहाँ पर दिया जाए आपको देख लेना है, तो वही आपको वहाँ पर नहीं लिखना है, ठीक है। जो भी आपका पेपर में दिया गया है तो वो नहीं लिखना है, अलग जो आपने याद किया है उसको आप वहाँ पर लिख कर आओगे। तो आप 2 याद कर लीजिए, ये 2, ठीक है, इनको याद कर लीजिए।
ठीक है, अगर एक पूछ भी लिया जाता है इनमें से तो आप एक वहाँ पर लिखकर आ जाइए। जो ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक की संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप वहाँ पर लिख कर आ जाओगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन वहाँ पर गाइस आपको क्या दिया जाएगा, तो चलिए उसको देख लेते हैं। और पूरे पेपर का आपको गाइस फुल सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन है आपके लिए आता है एक प्रार्थना पत्र लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया कि भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु तो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो, आपको लिखना है कि सेवा में प्रधानाचार्य जी, महात्मा गांधी, जो भी कॉलेज है उसका नाम महात्मा गांधी हाई स्कूल, लाल बाग, लखनऊ। और इधर साइड में लिखना है परीक्षा भवन लखनऊ। उसके बाद आपको नीचे नंबर लिख देने हैं और विषय 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ये आपको ऊपर हेडिंग डालनी है कि विषय क्या है, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है महोदया, इसमें आप लिखोगे विनम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 10 की छात्र हूँ या फिर छात्रा हूँ, मेरे भाई का विवाह 11 नवंबर 20, इस तरह से फिर आपको लिखना है होना निश्चित हुआ है। मंगलिक कार्यों में शामिल होने के लिए 3 दिन तक विद्यालय नहीं आ सकूंगी, अतः मुझे 10 नवंबर से 11 नवंबर तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। आपकी महान कृपा होगी, सर धन्यवाद। तो इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। और साइड में आपको लिखना है आपकी आज्ञाकारी शिष्य, जो भी नाम है। उसके बाद क्लास आपको डाल देना है। तो इस तरह से आप लिख कर आओगे। तो भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख कर आओगे। इसके बाद यहाँ पर गाइस अगला क्वेश्चन क्या दिया जाता है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। और गाइस इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके भी जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप वहाँ पर कौन सा लिख कर आओगे। अब गाइस यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में। ठीक है, तो कौन कौन से आपकी पूरी बुक में मतलब जो कौन कौन से गाइस आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा है। पहला प्रश्न, कई बार ये पूछा भी गया है कि वीर केन पूजते, वीर केन पूजते, तो वहाँ पर आप लिख कर आओगे वीर वीरेण पूजते, वीर केन पूजते, वीर वीरेण पूजते। अगला क्वेश्चन की भारतीय संस्कृति का अभिलाषा, इसमें आप लिख कर आओगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेद। तो भारतीय संस्कृति का अभिलाषा, तो इस तरह से आप लिखोगे। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि वीर केन पूजते, तो आप लिखोगे कि वीर वीरेण पूजते। 4-5 क्वेश्चन वहाँ पर गाइस दिए जाते हैं, उनमें से आपको 2 का ही आंसर लिख कर आना है। तो जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उन सारे क्वेश्चन में आपको चूज कर लेना है कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको सही ढंग से पता है। ठीक है, और उसी क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर आप लिख कर आओगे। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप पेपर उठाकर देखना, कई बार ये पूछा गया है कि वीर केन पूजते। ठीक है, तो आई होप ये आपको ऐसे याद भी होगा वीर वीरेण पूजते। और नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संस्कृति का अभिलाषा, क्या लिख कर आओगी, जो यहाँ पर आंसर लिखा है इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन गाइस आपको यहाँ पर कौन सा तैयार करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो चलिए उसको देख लेते हैं।
इसके बाद यहाँ पर देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है, उसको आपने देख लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन निबंध, तो कौन कौन से इस बार इंपॉर्टेंट है, किस किस पर निबंध आ सकता है। तो उन फर्स्ट देखिए कि बेरोजगारी की समस्या और समाधान। सेकंड, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। नेक्स्ट है देश प्रेम। और इसके बाद यहाँ पर अगला दिया गया है राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान। तो कौन कौन से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं निबंध जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जा सकते हैं, उन्हीं को यहाँ पर रखा गया है। तो पहला ध्यान रखिए, ये आपको तैयार कर लेना है, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। नेक्स्ट, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, देश प्रेम, ये आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस पर दिया गया है प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। किस तरह से वहाँ पर आपको लिखना है इसको देख लीजिए। आप लिख कर आओगे, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है प्रस्तावना। हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे विकास और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए जीवधारियों को संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। कभी कभी वातावरण में एक अथवा अनेक घटकों की मात्रा कम अथवा अधिक हो जाया करती है, अथवा वातावरण में बहुत से हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है। परिणामतः वातावरण दूषित हो जाता है, इसे ही प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण क्या है, समस्या एवं समाधान। तो फर्स्ट हेडिंग क्या डालनी है, प्रस्तावना। और प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद वहाँ पर आप प्रस्तावना में इस तरह से लिख कर आओगे। इसके बाद वहाँ पर आपको सेकंड हेडिंग क्या डालनी है उसको देख लीजिए। तो प्रस्तावना के बाद यहाँ पर आप सेकंड हेडिंग डालोगे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। तो बड़ी से आपको हेडिंग डालनी है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, मोटे मोटे शब्दों में। और उसमें आपको फर्स्ट हेडिंग डाली है पहला, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या है, ये कैसे फैलता है, वो आपको इसमें 2-4 लाइनें लिख देनी है। सेकंड, जल प्रदूषण। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डाली है प्रदूषण पर नियंत्रण। और फिर इसमें आपको 2-4 लाइनें वहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि अगर निबंध दिया जाता है और अगर ये आपका आ जाए कि प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, तो इस पर आप वहाँ पर किस तरह से लिख कर आओगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रस्तावना में आपको थोड़ा सही करके लिखना है, उसके बाद हेडिंग डाल लीजिए, उसके अंदर आपको लिख देना है। और इस तरह से अगर आप हेडिंग गाइस सही से डालते हो ब्लैक पेन से, और ऊपर आप पहले डालते हो कि प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, तो अगर इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ही देकर जाएगा। तो ऐसा आपका हिंदी का पेपर आता है।